हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोग जो है वो जल मंडल को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। आज उसका तीसरा पॉइंट महासागरीय जल का तापमान और लवणता के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने जल मंडल पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस पढ़ना चाहते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिएगा। महासागरीय जल का तापमान। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का 80% सागर सोख लेता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकतर भाग ऊपर के 10% जल परत तक सीमित रहता है। महासागरों में वार्षिक और एवं दैनिक तापांतर भी जो है वो कम रहता है, जिसके मुख्य कारण जो है वो निम्न है। कैसा क्यों होता है? जल थल की अपेक्षा देर से गर्म होता है तथा देर से ठंडा होता है। अधिक तापमान होने पर सागर का जल वाष्प में बदल जाता है। इसके अतिरिक्त जल धाराएं तापमान को जो है वो मिश्रित करने में जो है वो आपका सहयोग करती है। महासागरों के क्षैतिज तापमान वितरण पर निम्न कारकों को प्रभाव पड़ता है। पहला है लैटिट्यूड। विषुवत रेखीय प्रदेशों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण इन प्रदेशों में उच्च तापमान रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसके विपरीत ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान नीचे रहता है। इस प्रकार विषुवत रेखों से ध्रुवियों की ओर जाते हुए तापमान में जो है वो कमी आती है। विंड यानी कि पवन। सागरों के तापमान वितरण पर पवनों का भी प्रभाव पड़ता है। व्यापारिक और प्रति व्यापारिक पवनों के क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से पवनों का प्रभाव कम रहता है, शांत वायुमंडल क्षेत्रों की तुलना में। अगला है जल एवं थल असमान वितरण यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और सी। उत्तरी गोलार्ध में स्थल एवं दक्षिणी गोलार्ध में क्षेत्रफल जो है वो अधिक है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध के सागरों का तापमान जो है वो आपका कम रहता है। सागरों के जिन भागों में बादल अधिक रहते हैं वहाँ तापमान जो है वो कम रहता है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर बादल ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो कम ही रहता है। सागर के जल में पाई जाने वाली लवणता का भी तापमान के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। सागरों के जिस भाग में लवणता अधिक होती है वहाँ का तापमान भी अधिक होता है, और जहाँ पर लवणता यानी कि सैलिनिटी कम होता है यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर भी कम रहता है। सागरों का तापमान वितरण को धाराएं भी प्रभावित करती हैं। जल धारा यानी कि जो करंट होता है, जिसको ओशियन करंट कहते हैं। गर्म पानी की जलधाराएं ठंडे प्रदेशों की ओर प्रभावित होती है तथा ठंडी जलधाराएं ध्रुवों की ओर से उष्ण प्रदेशों की ओर प्रवाहित होती रहती हैं, जिससे सागरों के क्षैतिज तापमान पर जो है आपका प्रभाव पड़ता है। सागरीय कटक, वाष्पीकरणीय प्रक्रिया, कोहरे आदि का प्रभाव जो है वो तापमान वितरण पर जो है वो आपका पड़ता है। यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है, इवोल्यूशन किलोमीटर दिया हुआ है, डीपेस्ट ट्रेंच 11 किलोमीटर तक है, और 8,808.85 किलोमीटर जो है वो आपका माउंट एवरेस्ट का जो है वो ऊंचाई दिया हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जलवायु पर यानी कि तापमान को कैसे जो है वो तापमान जो है वो कैसे जलवायु पर आपका एक इम्पैक्ट डालता है। तापमान का क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सामान्यतः विषुवतीय रेखा प्रदेशों में सागर की सतह का तापमान लगभग 26 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो सतह का टेम्परेचर होता है। वहीं उत्तरी गोलार्धों में सागर का औसत टेम्परेचर 19.4 डिग्री सेल्सियस, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में औसत टेम्परेचर लगभग 16.1 डिग्री सेल्सियस रहता है, और विषुवतीय प्रदेशों में 26 आपका रहता है। महासागरीय तापमान का ऊर्ध्वाधर वितरण यानी कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल कैसा है? तो ऊपरी परत अथवा फोटिक जोन यानी कि सरफेस और फोटिक जोन। सागर की ऊपरी परत की गहराई लगभग 100 मीटर होती है, और सागर की कुल जल का केवल 2% जल इस परत में पाया जाता है। सागर की इस परत में तापमान तथा लवणता लगभग जो है वो आपका समान होता है जो ऊपरी परत होता है। थर्मोकलाइन अथवा पैक्नोकलाइन क्या होता है? सागर की 100 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई तक थर्मोक्लाइन परत पाई जाती है। इस परत के तापमान में तीव्र गति से गिरावट होता है। ह्रास मतलब गिरावट। गहराई की ओर जाते हुए लवणता जो है वो बढ़ जाती है। अगला है गहरी परत, जिसको डीप जोन कहते हैं। 1 किलोमीटर से लेकर के सागर की तली तक सबसे गहरी परत। इसमें गहराई की ओर जाते हुए तापमान मंद
गति से कम होता है, धीरे धीरे कम होता है, परंतु सागर के सबसे गहरे भाग नीतल का तापमान भी शून्य से ऊपर रहता है। यदि तापमान शून्य से नीचे हो जाए तो पानी हिम में बदल जाएगा और बर्फ पानी से हल्का होती है, इसलिए वह ऊपर की ओर जो है वो तैर जाएगी। अगला है सैलिनिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, लवणता क्या होता है। अगला हम लोग ने ऊपर जो है वो आपका टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि कैसे टेम्परेचर जो है वो सागरीय जो लवणता है उसको प्रभावित करता है या फिर सागर को कैसे प्रभावित करता है। सागर के जल में घुले प्रदूषण लवण आदि को सागर की लवणता कहते हैं। सागर की औसत लवणता 35 ग्राम लवण प्रति 1000 ग्राम जल पर होता है, यानी कि 1000 जल पर 35 पर जो ग्राम है वो आपका सैलिनिटी पाया जाता है। महासागरों में 96.5% जल है, 3.5% लवण है। सागर जल लवण के मुख्य जो है वो आपका तथ्य निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है लवणता का स्रोत, सोर्स ऑफ सैलिनिटी। सागर में पाए जाने वाली लवण का जो अधिकतर भाग धरातल से आता है। वर्षा का बहता पानी, चलती पवन, हिमनद तथा सागरीय लहरें स्थल के लवणता सागर में सम्मिलित होती है। इनके अतिरिक्त सागरों में उद्गम होने वाले जो ज्वालामुखी तथा सागर में मरने वाले जीव जंतु तथा घास फूस भी लवणता में वृद्धि का कारण बन जाते हैं। यानी कि सैलिनिटी जो सोर्स है वो क्या है, आपका वर्षा का बहता पानी है, चलती पवन है, हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर है वो पिघल करके सागर में मिल जाता है, तो उसमें जो वेस्ट मटेरियल है जो सागरीय लहर का लवणता उसमें सम्मिलित है। फिर उसके बाद जो ज्वालामुखी उद्गार होता है सागर में, उससे भी जो है वो आपका सोर्स ऑफ सैलिनिटी हो जाता है। सागर लवणता के निर्धारक यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ सैलिनिटी, तो लवणता के वितरण पर निम्नलिखित कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत जो है वो 77.8% है, मैग्नीशियम क्लोराइड 10.8% है, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7% है, कैल्शियम सल्फेट 3.6% है, पोटेशियम सल्फेट 2.5% है, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% है और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% है। तो वो टोटल आपका 100% बन जाता है। अगला है वाष्पीकरण, इवोपोरेशन क्या होता है। वाष्पीकरण एवं लवणता की मात्रा में सीधा संबंध होता है। जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, सागर के जिन भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ की लवणता भी अधिक हो जाती है। यानी कि जितना ज़्यादा जो है वो तेज़ी से इवोपोरेशन होगा वहाँ पर जो लवणता होगा वो उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि पानी अगर उड़ जाएगा तो जो उसमें वेस्ट मटेरियल है वो तुरंत का तुरंत बैठ जाएंगे। टेम्परेचर, जिन सागरों का तापमान अधिक होता है वहाँ की लवणता भी अधिक होती है, यानी कि टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैलिनिटी से। वर्षण, प्रिसिपिटेशन, वर्षण की मात्रा तथा सागर की लवणता में विपरीत संबंध होता है। सागरों में जिन भागों में वर्षा अधिक होती है उन भागों में लवणता कम होती है, और जिन भागों में वर्षा नहीं होता है लवणता कम होता है। उसका कारण है कि अगर मान लीजिए वर्षा ज़्यादा होगा तो जो वेस्ट मटेरियल जो सैलिनिटी होता है वो एक जगह से दूसरे जगह वितरित हो जाएंगे, तो आपका वहाँ से कम लवणता देखने को मिलेगा। लेकिन अगर एक स्थिर जल है वहाँ पर जो है लवणता ज़्यादा देखने को मिलेगा, सैलिनिटी। ओशियन करेंट, जलधारा, जलधारा अधिक लवणता के क्षेत्र में कम लवणता के क्षेत्र में ले जाती है, यानी कि जो जलधाराएँ होती है वो अधिक जो सैलिनिटी वाला क्षेत्र है कम सैलिनिटी वाले क्षेत्र में लेकर के जाता है बहा करके। नदियों का डेल्टा, रिवर डेल्टा, नदियों के डेल्टा के सामने लवणता की मात्रा कम होती है। नदियों से आने वाली जल सागर की लवणता मात्रा को कम कर देती है। सुंदरबन डेल्टा तथा अमेजन नदी में सागरों की लवणता जो है वो तुलनात्मक रूप से कम होता है, क्योंकि वहाँ पर नदी जो है आती हैं, फिर उसके बाद कह सकते हैं कि आकर के जो वेस्ट मटेरियल वगैरह मिलता होगा तो उससे जो आपका सैलिनिटी होता होगा उसकी मात्रा कम हो जाती होगी। लवणता का क्षैतिज वितरण यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी क्या है, तो सामान्य से अधिक लवणता वाले सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी में लवणता 37 से लेकर के 41% तक होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी है वो लाल सागर, भूमध्य तथा फारस की खाड़ी में पाया जाता है। सामान्य लवणता के सागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, चीन सागर, पीला सागर, जावा सागर में लवणता की मात्रा लगभग 35% रहता है। सामान्य से कम लवणता, तो आर्कटिक अंटार्कटिक महासागर में लवणता सामान्यतः कम होता है, अर्थात 31% से कम होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा लवणता 37 से 41% तक होता है, फिर 35% सामान्य है और सामान्य से कम यानी कि 31% से आपका कम है। ये हॉरिजॉन्टल आपका सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। लवणता का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लंबवत,
हैलैंड हेसन ने लंबवत लवणता दर्शाने के लिए 1916 में टीएस डायग्राम तैयार किया था। इस आरेख के अनुसार महासागरों के विभिन्न अक्षांश में तापमान और लवणता प्रतिरूपी निम्न रूप से है। सागर के ऊपरी भाग में लगभग 1 किलोमीटर तक लवणता का ह्रास होता है, यानी कि कमी होता है। सागर के ऊपरी परत से लवणता तुलनात्मक रूप से कम रहता है और मध्य अक्षांश में गहराई की ओर जाते समय लवणता में जो है वो आपका वृद्धियाँ होने लगती है। यानी कि सागर के ऊपरी भाग के लगभग 1 किलोमीटर तक लवणता का ह्रास होता है। सागर के ऊपरी परत से लवणता तुलनात्मक रूप से कम होता है और मध्य भाग में जो अगर गहराई पर हम लोग जाते हैं तो लवणता में जो है वो वृद्धि होने लगता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला है महासागरीय निक्षेप और प्रवाल भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है ज्योग्राफी का, जिसमें मैंने 2 लेसन को कवर कर दिया है, तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है ज्योग्राफी के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगला है महासागरीय निक्षेप, ओशियन डिपोजिट। विभिन्न प्रकार के अवसाद सागरों में आकर जमा होते हैं, उनको सागरीय निक्षेप कहा जाता है। सागरीय निक्षेप का मुख्य स्रोत है निम्न। पहला, जल स्थल जात अवसाद यानी कि टेरेजेनियस सेडिमेंटेशन। महासागरों में अधिकतर निक्षेप स्थल से जाकर जमा होता है, यानी कि बारिश वगैरह से जो है जाकर के ओशियन में आपका मिट्टी कण वगैरह हो जाता है, वही निक्षेपण करते हैं, जैसे रेत, मिट्टी, स्लिट आदि इस प्रकार के अवसाद। अगला है ज्वालामुखी निक्षेप। महासागरों में ज्वालामुखी के उद्गार होते हैं, जिनमें से निकलने वाली राख, कंकड़, पत्थर आदि सागर के नितल में निक्षेप का रूप में धारण कर लेते हैं। बायोटिक डिपोजिट। महासागरों में नाना प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी, शैवाल, घास, फूल आदि गल सड़ कर सागर में के नितल में जो है वो निक्षेप का रूप धारण कर लेते हैं। आंतरिक निक्षेप, जिसको कॉस्मोजीनियस डिपोजिट कहते हैं। अंतरिक्ष माफ कीजिएगा। तो अंतरिक्ष से गिरने वाली राख तथा टेक्टाइट इत्यादि सागर निक्षेप में बदल जाते हैं। निक्षेपों की मोटाई अलग अलग सागरों में भिन्न भिन्न होता है। निक्षेपों की परत अंध महासागर में तथा आधा किलोमीटर मोटी परत जो है वो प्रशांत महासागर में मिलता है। यानी कि निक्षेपों का परत अंध महासागर में तथा आधा किलोमीटर जो है वो परत प्रशांत महासागर में पाया जाता है। प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? ये अत्यधिक जैव विविधता पूर्ण अंतःसागरीय स्थलाकृति है, जिनका निर्माण मूंगा या कोरल चट्टानों से होता है, नामक समुद्री जीवों के अस्थिर पंजों से होता है। ये चूना पत्थर चट्टान होते हैं। तो प्रवाल भित्ति कैसा चट्टान होता है? चूना पत्थर। प्रवाल भित्तियों का निर्माण उष्णकटिबंधीय सागर यानी कि 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ के बीच में होता है। किसी टापू तट के सहारे 200 से 300 फीट की गहराई में स्थित होता है। अंतःसागरीय चबूतरों पर होता है, जहां सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है। अधिक लवणता व पूर्ण स्वच्छ जल दोनों ही इनके विकास के लिए नुकसानदायक है, यानी कि ना ज़्यादा स्वच्छ पानी चाहिए और ना ज़्यादा सैलिनिटी, नहीं तो ये प्रवाल भित्ति नहीं हो पाएगा। प्रवाल की सूचित विकास के लिए सामान्य सागर में लवणता 25 से 30% के अवसाद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और अवसाद मुक्त जल तथा 20 से 25 डिग्री औसत तापमान की आवश्यकता होती है। सागरीय तरंग व धाराएं प्रवालों के विकास के लिए लाभदायक होती है। प्रवाल भित्ति के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार, जिसको तटीय प्रवाल भित्ति कहते हैं, यह तट के साथ साथ बनी प्रवाल भित्तियां, उदाहरण के लिए भारत के मन्नार की खाड़ी, यूएसए की दक्षिण फ्लोरिडा, ये तटीय प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, जिसको फ्रिंगिंग रिफ कहते हैं। अगला है अवरोधक प्रवाल भित्ति या फिर प्रवाल रोधिका, जिसको बैरियर रिफ कहते हैं। ये तट के कुछ दूर पर पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियां हैं। इनमें बीच के भागों में लैगून झील जो है वो आपका पाया जाता है बैरियर रिफ में। अगला है प्रवाल वलय या फिर एटॉल, कोरल रिफ। यह किसी द्वीप या तट को प्रवाल भित्ति द्वारा चारों ओर से घेरे होते हैं, जैसे फिजी एटला और फूनाफटी एटला आदि, ये सारे के सारे कोरल रिंग और एटॉल का उदाहरण है। प्रवाल जो है वो विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। प्रवाल जीवों का जूजेंथेले नामक सूक्ष्मदर्शी शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। तो प्रवाल जो होता है
जीवों का जूजेंथले नामक सूक्ष्मदर्शी शैवालों से सहजीवी संबंध होता है। ये शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तथा इनसे प्राप्त पोषक पदार्थ से प्रवालों के विकास में मदद मिलती है। परंतु जब तापमान वृद्धि होती है, एल्निनो परिघटना, अवसाद व गाद जमा होता है, समुद्री प्रदूषण व प्रवालों के संक्रामक रोग होने से जूजेंथल शैवाल जो है समाप्त हो जाते हैं। उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होने लगती है तो शैवाल का रंग श्वेत हो जाता है, जिसे प्रवाल विरंजक जो है वो कहा जाता है। भूमंडलीय ताप वृद्धि को प्रवाल विरंजक का प्रमुख कारक चिन्हित किया जाता है। समुद्री सतह के तापमान बढ़ने, सौर विकिरण, गाद जमा होने, प्रवालों के ब्लैक बैंड रोग व कोरल फ्लैग जेनोबाइटिक्स उपावय यानी कि सब एरियल प्रकटीकरण, अकार्बनिक पोषक तत्व, मीठे जल के संपर्क के कारण जल की सांद्रता कम होने, एपिज्यूटिक्स सतही प्रवाल पर्यावरण में मानव जनित और प्राकृतिक परिवर्तन के कारण प्रवाल भित्ति का विरंजन होता है। प्रवाल विनाश को रोकने के लिए तापमान वृद्धि, समुद्री प्रदूषण पर नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो आपका जलमंडल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है और अगला चैप्टर हम लोग वायुमंडल को पढ़ेंगे। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब किया कीजिए। अगला हम लोग चैप्टर वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने यानी कि 3 चैप्टर कवर करवा दिया है, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप करेंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस का प्लेलिस्ट में जा करके पढ़ना चाहते हैं तो उसका मैं जो है वो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जो है जा करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।